Hello students and welcome back to my channel, that is Biology on your fingertips, and today we will discuss about life process. It's a very important chapter for class 10th board. So let's start with the life process. So what are life processes? कभी सोचा है आपने life processes क्या है? It simply means the entire component, the entire processes which are important for the survival, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस के अंडर आते हैं. फॉर एग्जांपल, यू इनटेक फूड. अब फूड इनटेक करते हो टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, टू ऑब्टेन एनर्जी. नंबर 2, अब ब्रीथ करते हो. व्हाई यू ब्रीथ? बिकॉज यू इनटेक ऑक्सीजन which breaks the complex molecule into the simple ones. This is the aim of respiration. The third, circulation, which is mainly responsible for the conduction of nutrients, conduction of fluid. अगर nutrients हमारी body में digestive system separate करता है या prepare करता है, तो उसका transportation is done by body fluids or circulatory system. And the fourth one, excretion, which is responsible for the removal of nitrogenous waste from the body or the toxic from the body. So these four components, these four processes are very important to maintain the individual life. So let's start with the first process, that is nutrition. So nutrition is a process by which the living organism make or obtain nutrients. So living organisms obtain or make nutrients. What does it mean? Living organisms, they either manufacture, या तो वो अपना फूड बनाएंगे, they make their food, or they obtain their food. Obtain means if they are heterotrophic, they are dependent on other source for the nutrition. So they make or they obtain their food. But ultimately होगा क्या? ये either या तो manufacture करे या obtain करे. इन दोनों ही condition में living organisms को जो substance मिलेगा वो nutrients मिलेगा. आज समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो चाहे वो मैन्युफैक्चर करे, चाहे वो ऑब्टेन करे फ्रॉम द अदर मेथड्स इन द फॉर्म ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स. वी विल डिस्कस इट लेटर, बट स्टार्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट से हम लोग को करना है ताकि ये प्रोसेस बहुत इजीली समझ में आए. तो एम इज टू गेट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हमको ऑब्टेन करते हैं. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है. अब इस कैटेगरी के बेसिस पे आपको फंक्शन समझने न्यूट्रिएंट्स के, तब ये चैप्टर आपको और इजी लगने लगेगा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक. तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर जो या तो हम ऑब्टेन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं. मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं. तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स, ऑर्गेनिक मींस दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट नेचुरली. ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट मार्क देम एज ए. दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स. एंड आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट नाम सुनते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिमाग में आती है? ये वो कंपाउंड है, ये वो सब्सटेंस है जिसका प्रिंसिपल फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी. ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको. इट प्रोवाइड एनर्जी, चाहे वो मॉडरेट हो, मतलब द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो इन द फॉर्म ऑफ जायंट व्हेल. सभी ऑर्गेनिज्म में द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. तो ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि कार्बोहाइड्रेट में भी जो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट
मैमेलियन टिश्यू की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट फॉर मैमेलियन टिश्यू, कार्बोहाइड्रेट ऑफ मैमल्स मेंशन कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट ऑफ मैमल्स, so it's glucose. And you know what, the entire world, मैं entire world की बात कर रहा हूं, entire living organism की बात कर रहा हूं, living world की बात कर रहा हूं। इस living world में जो highest और जो abundance कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज है, and cellulose is the carbohydrate which is present on the cell wall of plant, तो B cellulose, इसे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट में बोल सकते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी, बिकॉज इस बार जो पैटर्न है आपका सर्च एंड रीजन एमसीक्यूज, इसमें सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सेलुलोज इज प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट, प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट सेल, ओके। एंड द थर्ड वन ग्लूकोज which is the most common, तो मैं खैर बात कर चुका हूं इसके बारे में। अब मैं बात करूंगा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की। तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनिमल वर्ल्ड इट्स ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं तो इट इज मेनली स्टोर्ड इन द लीवर बिकॉज द ग्लूकोज इज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। एक्सेस ग्लूकोज अगर बॉडी में होगा तो लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। एंड द सेकंड वन फॉर द प्लांट इट्स स्टार्च, एंड इसको भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स एंड स्टार्च इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर द प्लांट्स। So this is all about carbohydrate, the first organic nutrient. Remember, the function is to provide energy. Now let's move on the next organic component, that is fat. So why fat is important? Because मैं ये पोर्शन भी रब कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा सेकेंड कैटेगरी में। So the second one is in the form of organic nutrients, fats. अच्छा, fats and carbohydrate, they are very similar in structure because carbohydrates के लिए भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट द proportion of oxygen, the oxygen level is very less as comparatively to carbohydrates. बात समझ में आ रही है आपको? Now, why fats are important? इसका भी बहुत सिंपल सा फंक्शन है बॉडी में। अगर मैं फैट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले फैट्स को अगर मैं नेचुरल फैट की फॉर्म में रखूं, ये फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल फैट, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ऑयल, क्योंकि फैट्स आर फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं फैट्स के बारे में। फैट्स आर फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बट इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे जो नेचुरल फैट है दे रिमेन सॉलिड एंड ऑयल बिकम्स लिक्विड, और ऑयल रिमेन एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नाउ द फंक्शन ऑफ फैट, the animal living in the colder climate has abundance of fat because they get stored beneath the skin or in the adipose tissue. Body में एक specialized tissue है, adipose tissue, which stores fats,
And what is the function of fat in the animals living in colder climate? Because they act as insulator. So this is the advantage of fat in the form of nutrients in the living organism. Now the third component, which is very important, proteins. Proteins को building blocks of the body बोलते हैं या structural nutrient of the body बोलते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, अमाइनो एसिड्स. दे आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स, and when they two amino acids when comes close together, so amino acids plus peptide, they form proteins. Now why proteins are important, इसका भी बहुत छोटा सा रीजन है. As these are the structural framework of the body, the proteins are involved in the repair mechanism of the body. So the principal function is to repair the body tissues. Clear? बहुत ज्यादा आपको डिटेल स्ट्रक्चर को नहीं समझना है क्लास 10 के लेवल पे, बट एटलीस्ट फंक्शंस एंड जो प्रिंसिपल या जो बेसिक कंपोनेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स वो आपको अच्छे से याद रखना है. नाउ द फोर्थ वन, विटामिन्स. विटामिन्स की भी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एनिमल्स विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करते, बट प्लांट्स विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं. तो प्लांट्स सिंथेसाइज विटामिन्स, बट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज. ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. बट देयर इज वन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? एनिमल्स में विटामिन डी का सिंथेसिस तो होता है, बट उसका एक्टिवेशन सनलाइट के हेल्प से होता है. तो एनिमल्स में विटामिन डी इज एक्सेप्शन बिकॉज दे सिंथेसाइज एंड एक्टिवेटेड बाय सनलाइट. Now, vitamins की एक और प्रॉपर्टी क्या है? They are required in very minute quantity, but still they are very, very important for the living organisms. So they are required in very minute quantity. बहुत कम चाहिए, but बहुत important चाहिए. Minute quantities. And ये चीज तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत कॉमन है. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए डेवलप्स xerophthalmia, विजन बिकम्स अनस्टेडी, ब्लर, ये लैक ऑफ विटामिन ए. तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर विजन, फॉर द प्रॉपर हेल्दी लाइफ ऑफ एन आई. सो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इनऑर्गेनिक के बारे में सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, बिकॉज इतना ज्यादा क्लास 10th में इनऑर्गेनिक के बारे में पूछा नहीं जाता है. तो लेट्स मूव ऑन. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव ऑन. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. मैं बहुत स्मॉल डिस्क्रिप्शन दूंगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का. मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, बट क्लास 10th में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स का रोल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोस कि हमारी जो बोन्स हैं
and teeth हैं, they are formed by two important inorganic nutrients. The first one is calcium and the second one is phosphorus. So these are the structural framework nutrients, क्योंकि bones and the most important teeth, these are formed by these two nutrients. So these are the structural nutrients. Structural nutrients as inorganic nutrients. Similarly, after calcium and phosphorus, your extracellular fluid, which consists of sodium ions, potassium ions, chloride ions, magnesium. So these are some important inorganic salts which plays very important role to maintain the electrochemical gradient. मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ. बॉडी में जब इम्पल्स का जनरेशन होता है तो वो दो आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है. सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोराइड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. जो सोडियम क्लोराइड की तरफ मूव करता है और जनरेशन होता है इम्पल्स का. तो ये सारे पॉइंट्स आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए एटलीस्ट याद रखना है. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर. मैं सबको बहुत डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज क्लास 10th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है आप लोगों को, तो ये पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो व्हाई न्यूट्रिशन इन प्लांट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो आपने सुना है, एंड इट इज द प्रोसेस और इट इज द ओनली प्रोसेस by which the oxygen enters into the living world. It is the only process by which biomass added to the living world. So let's start with the mode of nutrition. बहुत आराम से बहुत स्लोली मैं समझाऊंगा ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं एंड ये सारे टॉपिक्स आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So mode of nutrition includes two important parts, the autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic and heterotrophic. So there is a very basic difference in between these two, autotrophic and heterotrophic. Certain organisms and mainly green plants, they are capable to manufacture their food. ये प्रोसेस आपने कई बार पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस में भी, that is photosynthesis. But if it is prepared by photosynthesis, then it divides into two main category. मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा था कि अगर ये लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है, then we call that as a photo autotrophic. ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है. अगर लाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आ जाएगा. सेकेंड कैटेगरी इज कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक मीन्स those organisms which mainly obtain the energy which is mainly derived by oxidation of food. यानी पहले ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी लिबरेट होगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करेगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोसिंथेटिक में. तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट कंटेंट दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक. तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स all green plants
certain monorails like cyanobacteria, number of protista like protista रहेगा, मैं फिर भी protista का एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं। तो दे मेनली पोजेस, इन सबके पास क्या है, एक कॉमन चीज है क्लोरोफिल, पिगमेंट। Remember the pigment which traps solar energy and gets converted into chemical energy. So these pigment helps in the conversion of solar energy into chemical energy. Okay, अभी हम डिटेल में इस पूरे प्रोसेस को भी समझेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफी का जो कंप्लीट मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस। Now chemosynthetic, these organisms which mainly obtain their nutrients, they obtain nutrients by obtaining energy through oxidation, क्लियर। तो ये एनर्जी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से लिबरेट होगी उसको यूज करेगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर ओन फूड। एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्लियर। सो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in the form of photoautotrophic and chemosynthetic. The next one is heterotrophic. Those organisms which cannot manufacture their food and they depend on others for obtaining nutrients. So they cannot manufacture their food, and depend upon others. So in this category the first group, क्योंकि मैं अगर हेटेरोट्रॉफिक की बात कर रहा हूं तो हेटेरोट्रॉफिक मीन्स कि दे डिपेंड अपॉन अदर्स। तो इस कैटेगरी में द फर्स्ट वन इज स्क्वेंजर्स। Scavengers means those organisms which mainly feed on dead or decaying organism. So they feed on dead or decaying organism. Feed on dead or decayed organism. Example: vultures, hyena, okay, etc. This is the first category, scavengers. Number two is very similar to scavengers, but these are smaller or the microorganism group, saprophytes. They also feed on dead or decaying, but they perform extracellular digestion. ये बात बहुत ध्यान से समझना है। Saprophytes includes the microorganism mainly. मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहा हूं इसमें। And what bacteria do exactly? ये करता क्या है? They possess or they release enzyme and breaks the complex molecule outside the body. That's why, and breaks the complex molecule. That's why they possess extracellular digestion. यानी ये पूरा प्रोसेस जो डाइजेशन का होगा वो उनके सेल सरफेस के बाहर होगा। तो अभी सिर्फ हम लोगों ने टू कैटेगरीज देखी है, स्क्वेंजर्स एंड सैप्रोफाइट्स। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिबल्स। कैनिबल्स
The third category is cannibals. Cannibals are those organisms which feed their on young ones or on species, यानी वो organisms जो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं. So cannibals includes snakes. Examples are snake, spiders, etc. They feed on their own species. So this is the third category, cannibals. Fourth category, herbivores, which feed on green plants. Herbivores which feed on green plants. A cow, goat, buffalo feed on green plants. Example, cow, goat, buffalo, etc. Okay. Similarly, fifth one is carnivores, which feed on the carnivores is totally different from saprophytes and scavengers because they mainly hunt, or they mainly, no, this is not, they are not involved in hunting, they mainly feed on the flesh of other organisms. So carnivores mainly feed on flesh. Okay? Carnivores like loin are predators, तो इसीलिए मैंने इसको hunting में भी involve किया. Tiger, crow, and crow is omnivorous. Lion, tiger, fox. Okay. And the fifth one is omnivores. Sorry, sixth one is omnivores. Omnivores which feed on either plant or plant product as well as on animals or flesh of animals. So plant products and flesh of other animals. Example of omnivores: crow, cockroach, human beings, in fact dog, okay, etc. So these are the various category involved in the mode of nutrition. मैं फिर से छोटा सा एक summarized form बता रहा हूँ. There are two mode of nutrition mainly: autotrophic and heterotrophic. Autotrophic includes photoautotrophic, which mainly manufacture their food with the help of sunlight, and chemosynthetic, which mainly obtain their nutrition by oxidizing the inorganic substances. Heterotrophic, they cannot manufacture their food, but they are divided into so many categories like scavengers, which feed on dead or decaying organisms, saprophytes, similar to scavengers, but these are the smaller group of organisms and they possess extracellular digestion. ये पहले enzyme release करेगा, फिर break करेगा complex molecule को simple one में. And the third one is cannibals. Cannibals feed on their own species, जो अपने ही बच्चे खा जाता है, snake and spiders. Herbivores which feed on green plants, carnivores which feed on flesh, and omnivores which feed on both. So apart from these, there is again a very important mode of nutrition, parasitic, और इसमें भी 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट मेनली फ्रॉम द प्लांट कैटेगरी, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे. तो इट्स अ नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So parasitic mode of nutrition is also very important for class 10. Parasitic mode of nutrition. So parasitic mode means those organisms which live inside the living organism.
ये कभी भी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं करते. सो दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम other living organism. Now, जिस ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, सपोज इफ दे प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या काम करेगा उसके लिए? होस्ट का काम करेगा. तो होस्ट मीन्स दो ऑर्गेनिज्म on which parasites grows, क्योंकि they do multiplication inside the host. टाइप ऑफ पैरासाइट्स की बात अगर कर ले, छोटा सा एक डिवीजन है इसकी भी कैटेगरी में, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. डिफरेंस क्या है? एक्टो मतलब जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहेगा, जो अंदर नहीं जाएगा बॉडी के, तो दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड जो एंडो है, दे लिव इनसाइड द बॉडी, तो दे लिव इनसाइड द बॉडी. बट फ्रॉम द प्लांट कैटेगरी, इन प्लांट्स देयर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसे बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो प्लांट्स में देयर आर टू कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज टोटल पैरासाइट एंड द सेकंड वन इज पार्शियल पैरासाइट. ओके, टोटल एंड पार्शियल. डिफरेंस क्या है दोनों में? इन टोटल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कस्कटा रिफ्लेक्सा. कस्कटा रिफ्लेक्सा. तो कस्कटा रिफ्लेक्सा करता क्या है? सपोज दिस इज अ bark of plant and this is a conducting vessels, xylem and phloem. Okay, so कस्कटा रिफ्लेक्सा करेगा क्या? इसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम हॉस्टोरियम. सपोज दिस इज कस्कटा रिफ्लेक्सा. तो दे पेनिट्रेट द बार्क ऑफ द मेन प्लांट, यहां पेनिट्रेशन हो रहा है, उसके बाद दे डेवलप कनेक्शन विद द xylem and phloem. So they obtain nutrition from the xylem and phloem and by haustoria. Okay, ये वो पार्ट है जो मेन या होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है. कस्कटा रिफ्लेक्सा, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. बट पार्शियल कैटेगरी में जो एग्जांपल है विस्कम एल्बा. विस्कम एल्बा की प्रॉपर्टी क्या है? इसके पास क्लोरोफिल तो है, दे पोजेस क्लोरोफिल. ओके, अब आप कहोगे क्लोरोफिल है तब तो ये ऑटोट्रॉफिक हुआ, बट नहीं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर ये ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द होस्ट प्लांट. तो दे पोजेस क्लोरोफिल बट दे ऑब्टेन water from the host plant. ये host plant से water obtain करेगा. So these two examples are very important for the board examination. Cuscuta reflexa, which is a total parasitic mode of nutrition, and Viscum alba, which possess partial mode of parasitic nutrition. ये complete nutrition लेगा from the host plant and ये सिर्फ water obtain करेगा from the host plant, Viscum alba. Okay, so these are the various modes of nutrition in the heterotrophic category. Now let's move on towards the very important topic, that is photosynthesis in the autotrophic mode of nutrition. अब थोड़ा सा autotrophic को डिटेल में लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो we have covered a very important part, the various category of the nutrition, means the mode of nutrition,
and the types of nutrients in the form of organic and inorganic nutrients. So this is our third part or third topic. So third topic is based on mode of nutrition in plants. So mode of nutrition in plants is a very important part क्योंकि सब लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में. क्लास 7th में भी बहुत अच्छे से ये मेंशन है सीबीएसई की बुक्स में. So let's start with the photosynthesis. So photosynthesis is formed by, अगर आप ध्यान से देखें बोर्ड पे तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है. फोटो मीन्स लाइट and synthesis means manufacturing. तो ये दो वर्ड बेसिक्स है इस प्रोसेस को समझने के लिए. It simply means manufacture of food in the presence of light. Okay? Photosynthesis process में सबसे important चीज क्या है कि there is a very important or very specialized structure in the plant cell known as chloroplast. It's the site of photosynthesis. The site of photosynthesis है. तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि what is the actual location of chloroplast. बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन क्या है? सपोज अगर लीफ का ट्रांसफर सेक्शन हम लोग देखें कुछ इस तरह से, तो ये जो आउटर लेयर है दिस वन इज क्यूटिकल एंड क्यूटिकल के जस्ट बिलो जो सेल्स आपको दिखते हैं फॉर्म्स एपिडर्मिस. ओके, दीज आर एपिडर्मिस. बहुत ध्यान से समझना है आपको. क्यूटिकल, एपिडर्मिस and just below the epidermis of mesophyll cell. ये मैं स्ट्रक्चर जो ड्रॉ आपको करके दिखा रहा हूं, इट्स अ mesophyll cell. Mesophyll cell. Okay, so just below the epidermis these are cellular structure. Okay, and abundance in the lower epidermis. This is lower epidermis. लोअर एपिडर्मिस की तरफ इसका जो काउंट है वो बहुत ज्यादा है. तो दीज आर लोअर एपिडर्मिस एंड इन द सेंटर मोस्ट पोर्शन देयर आर वैस्कुलर बंडल्स. कुछ प्लांट्स में यहां ये जो बंडल शीट सेल है C4 प्लांट्स में ये भी पोजेस करता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी पोजेस करता है क्लोरोफिल. तो दोनों सेल्स इन्वॉल्व है. बट फिलहाल हम लोग इसी चीज की बात करेंगे बिकॉज क्लास 10th में इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है. ओके, तो दीज आर द मेसोफिल सेल्स. ओके, जिसको हम लोग टारगेट करके चल रहे थे. तो दे पोजेस chloroplast. Okay, so mesophyll cells possess chloroplast, which is the actual site of photosynthesis. So it consists of chloroplast. Clear? यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा. क्योंकि अब इस प्रोसेस में अगर मैं बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोप्लास्ट में, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो एक्चुअल प्रोसेस है मैं आपको ये बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके समझाऊंगा. इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स क्या है इसके लिए. रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए photosynthesis. So the first one is
कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड water, third chlorophyll pigment which is the seat of photosynthesis or chloroplast, मैं chloroplast mention कर रहा हूं, and the fourth one is sunlight which act as a catalyst, catalyst का काम करेगा। तो इस प्रोसेस में होगा क्या, इंटरेक्शन होगा 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन के पास 6 मॉलिक्यूल है तो C6, H के पास 2 into 6 12 मॉलिक्यूल है तो C6H12 एंड O के पास 6 मॉलिक्यूल यहां पे है O6, ये देखिए O के पास 6 मगर O के पास 26 12 मॉलिक्यूल और भी है, इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था द ओनली प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द लिविंग वर्ल्ड। अब ये यहाँ नोटिस करो कि ये जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, so it's a very important process for the entire living world. Clear? अब इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सनलाइट which mainly act as a catalyst, and formation किसका होता है यहाँ पे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा आप ये रिएक्शन देख रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, वही सेल्स में होता है, मेसोफिल सेल्स में। जो लीफ की अगर आप एनाटॉमी देखो तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको मैं इवेंट्स में डिवाइड कर दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इवेंट्स में फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एंड मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, सो बी फोकस्ड एंड बहुत अच्छे से आपको ये समझना है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। So there are 2 important events of photosynthesis. Okay, the first one is light reaction, and the second one is dark reaction. तो क्या डिफरेंस है लाइट एंड डार्क रिएक्शन में, ये एटलीस्ट इस चीज को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होगा और ये लाइट की एब्सेंस में होगा। बट इवेंट्स को समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन का लोकेशन भी डिफर है। तो मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बाय द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एज वी नो इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, ये इनर मेम्ब्रेन। ओके, एंड यहां पे these are the structs of cranial thylakoid. Okay, and this is the entire matrix which is known as स्ट्रोमा। तो ये तो पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, स्ट्रोमा। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये थाइलाकॉइड, एंड ये जो पूरा स्ट्रैक ऑफ थाइलाकॉइड है इट इज नोन एज ग्रेना। इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेना के अंदर रिएक्शन सेंटर होता है। मैं इसे भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द रिएक्शन सेंटर।
अब ये रिएक्शन सेंटर क्या है ये भी मैं एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो पोर्शन है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में, पहली चीज आपको समझनी है कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना रीजन, इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेना, एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। ओके, अब मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होगा ग्रेना में, क्या प्रोसेस होगा स्ट्रोमा में। क्लियर? बट पहले मैं रिएक्शन सेंटर को समझाऊंगा। रिएक्शन सेंटर का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसके सराउंडिंग में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स पढ़े थे। एक तो आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, और एक आपने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड आपने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक अलग प्लास्टिड, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस इंडिकेट क्या करता है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो दीज आर LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये करता क्या है, ये जो मेजर फंक्शन है सनलाइट की एनर्जी को रिसीव करना और ट्रैप करना। तो दिस इज द सोलर एनर्जी व्हिच गेट्स ट्रैप्ड बाय LHC, एंड फाइनली दिस एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड टू रिएक्शन सेंटर वेयर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ग्रेना में होता है। बात समझ में आप लोग बहुत अच्छे से। तो ये वाला पार्ट, द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड इट गेट्स ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द क्लोरोफिल। वैसे भी क्लास 9th में क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन यही है कि इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड पास इट ऑन द क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस हो गया ग्रेना का, एंड ये जो पूरा प्रोसेस आप देखोगे डार्क रिएक्शन का वो इस मैट्रिक्स में होगा जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फॉर द डार्क रिएक्शन। ओके, अब वो इवेंट्स क्या क्या हैं इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे बहुत ध्यान से आपको समझना है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में। तो पहला पार्ट क्या है, मैं लाइट रिएक्शन से पहले स्टार्ट करूंगा। ओके, मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट होंगे या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो लाइट रिएक्शन में पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और सिंपली अगर मैं कहूं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब क्रोमोप्लास्ट करके क्लोरोप्लास्ट पे सेंड करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एंड जैसे ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा सेकेंड इवेंट होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए लाइट एब्जॉर्ब हुआ था तो लाइट तो प्रेजेंट है ही यहाँ पे, फोटो मींस लाइट, एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। तो वाटर को अगर हम ब्रेक करें थ्रू H2O मॉलिक्यूल को तो इट गेट्स 2H2 एंड O2। एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं टू अंडरस्टैंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का ब्रेक डाउन, 2 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वाटर का, और इसको ब्रेक कर रहे हैं इनटू हाइड्रोजन व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एंड ये
oxygen which is liberated during the photosynthesis. And third, that is location. It takes place in the grana. ये grana में हुआ था पूरा process. ये मैं समझा रहा था यहाँ पे grana में reaction center present है. And the fourth one is, which is very important, excitement of chlorophyll. Excitement of chlorophyll, क्योंकि light मतलब इसको energy मिल रही है, तो energy मिलते ही ये अपना action perform करेगा, यानी excitement level develop होगा chlorophyll के अंदर. तो ये event हुआ light reaction. अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है. डार्क रिएक्शन में भी तो डार्क रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा रीजन, बिकॉज स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, एंड स्ट्रोमा में जो इवेंट होगा वो होगा बायोकेमिकल प्रोसेस. अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि जब लाइट रिएक्शन में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तो वो एनर्जी यूटिलाइज्ड हो जाती है डार्क रिएक्शन में. तो इट इज बेस्ड ऑन एटीपी और एनर्जी फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा उसी को यूटिलाइज करेगा ये फॉर द डार्क रिएक्शन. एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही ये एनर्जी को यूटिलाइज करेगा कार्बो रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. और इस प्रोसेस में भी नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे रूबिस्को, इट्स रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. ये वो एंजाइम है जो कार्बन को फिक्स करता है. तो डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी, इतना डिटेल में आपको 10th में जाने की जरूरत नहीं है. बट ये जो इवेंट है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस. वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर plant portion or the various small categories in this event. अब next video में मैं cover करूँगा human nutrition as well as animal nutrition. So if you are understanding this content and अब चाहते हो कि मैं ऐसे और videos बनाऊँ for your revision, for your understanding the concepts of life process, so please like the video, share the video, and the most important thing, subscribe my channel. Thank you so much and all the best for your board examination. Thank you.